तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात करने वाले कुबरनेटिस इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन समझते हैं कि जब मार्केट में क्लाउड टेक्नोलॉजी नहीं थी उससे पहले क्या काम होता था और कैसे काम होता था, राइट। तो देखिए, आपका जो मार्केट में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के काम करने का तरीका था वो कुछ इस तरीके का होता था। सबसे पहले कंपनी क्या करती थी, एक या तो लैंड लेती थी या बिल्डिंग परचेस करती थी, राइट। और उसके बाद इसके ऊपर क्या करते थे, वो लोग अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते थे, डेटा सेंटर सेटअप करते थे, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर या ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। क्या बोलते हैं सर, ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर या फिर ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप। तो कंपनी ने क्या किया, एक ज़मीन खरीदी या फिर बिल्डिंग लिया, उसके बाद उस पर इन्होंने क्या किया, रैक्स बनाए। क्या किया सर, इन्होंने रैक बनाया। अब इस रैक के अंदर इनके मल्टीपल क्या होते हैं सर, हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, राइट। तो ये लोग सारी चीज़ें सेटअप कर दिया इन्होंने। ये मल्टीपल हार्ड डिस्क लेके आए मार्केट से, एसएसडी खरीद के लाए और इन्होंने ये एक रैक तैयार कर दिया, राइट। अब उसके बाद इन्हें इसी तरीके से और भी रैक्स तैयार करने। तो मैंने बोला ये रैक 2 तैयार हो गया इनका, ये रैक 3 हो गया और ये रैक 4 हो गया। अब कई बार क्या होता था कि इनको अलग अलग रैक तो सेटअप कर दिए इन्होंने, लेकिन एक रैक में जितने स्टोरेज डिवाइस इन्होंने लगा रखे हैं वो आपके अकॉर्डिंग या फिर कंपनी के अकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं होते थे। क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है 50,000 GB, 15,000 GB, राइट। इतने साइज का डेटा चाहिए होता है उन्हें, कहाँ स्टोर होगा। तो उसके लिए रैक्स बनाए। रैक बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी स्टोरेज डिवाइस लगाई। तो अब एक रैक में जितनी स्टोरेज डिवाइस लगी हुई हैं उससे इनका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता था। तो इन्होंने क्या किया, 2 रैक को मर्ज किया। क्या किया, 2 रैक को आपस में मर्ज कर दिया। अब जब 2 रैक आपस में मर्ज किए इन्होंने, तो इनको फॉर्मेटिंग करना, कनेक्टिंग करना, माउंटिंग करना, ये सारी प्रोसेस किया इन्होंने, राइट। उसके बाद जब इन्होंने माउंटिंग वगैरह, कनेक्टिविटी वगैरह सारा कुछ कर दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना कोई बंदा बैठा हुआ है लैपटॉप के थ्रू, वो इसको एक्सेस कर रहा है, राइट। क्या कर रहा है, वो लैपटॉप के थ्रू यहाँ पर बैठ के एक्सेस कर रहा है। क्योंकि पूरी आईटी इंडस्ट्री की टीम जो होगी, डेवलपर हो गया, डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, सिस्टम इंजीनियर हो गया, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो गया, वो बंदा यहाँ थोड़ी डेटा सेंटर के अंदर थोड़ी बैठ के काम करेगा। डेटा सेंटर में तो इनके रूम होते हैं, सिक्योरिटी लगे होते हैं। आई डोंट नो दैट कि आप लोग डेटा सेंटर कभी देख भी पाओगे। छोटा मोटा देखो, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे सब में छोटा मोटा डेटा सेंटर मिलेगा उनका। एक रैक रखा होगा, 2 रैक रखे होंगे, वो होंगे। एक सेकंड में आप लोगों को, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा था सर डॉकर का, अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑन प्रीमाइस पे डेटा सेंटर इन्होंने सेटअप कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर कोई बंदा बैठ के इनका एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब कई बार क्या होता था कि भाई साहब ये डेटा सेंटर एक्सेस तो हो रहा है, लेकिन कई बार पता चला कि चूहे ने तार काट दिया, ठीक है। कई बार होता था कि केबल में कोई फॉल्ट आ गया। कई बार ऐसा भी होता था कि पावर कट हो गया, क्योंकि प्रॉपर इनके पास जो पावर बैकअप है वो सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम कर जाती थी। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर बोला कि यार काफ़ी सारी ना प्रॉब्लम होती है हमें। तो इन्होंने बोला कि एक तो ये प्रॉब्लम हुई, दूसरी क्या प्रॉब्लम होती, कॉस्ट की। अब कॉस्ट की प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए XYZ क्लाइंट है इस कंपनी के पास, क्या है, XYZ क्लाइंट है। अब इस क्लाइंट ने एग्रीमेंट किया सर कितने टाइम तक का इनके साथ, 1 ईयर का, कि हम 1 ईयर का एग्रीमेंट करते हैं, अगर हमें आपकी सर्विस अच्छी लगी। क्या बोला इन्होंने कि हम 1 ईयर का एग्रीमेंट करते हैं, अगर हमें आपकी सर्विस अच्छी लगती है तो भाई साहब हम आपके साथ एग्रीमेंट कंटिन्यू करेंगे। अब इन्होंने देखा, आप लोगों ने पता है कितना महंगा डेटा सेंटर है, इन्होंने, मैंने एग्जाम्पल लिया एक सीधा सीधा 5 CR का डेटा सेंटर सेटअप कर दिया। क्या किया, 5 CR का इन्होंने डेटा सेंटर सेटअप कर दिया, राइट। अब 5 CR में इन्होंने डेटा सेंटर सेटअप किया। इस XYZ क्लाइंट के साथ इनका एग्रीमेंट कितने का था, 1 CR का पर ईयर, ठीक है। अब 1 करोड़ का इनका एग्रीमेंट था। 1 करोड़ में से जो इनकी सैलरी है, जो कुछ भी है एम्प्लॉयज़ की, मैं ओनली एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, 30 लाख इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया या एक्सपेंसेस में निकाल दिए, राइट। इन्वेस्ट नहीं बोलेंगे, एक्सपेंसेस हो गए। 30 लाख का इनका एक्सपेंस हो गया। बचा कितना इनके पास, 70 लाख, राइट, जो कि क्या था, कंपनी का पूरा पूरा प्रॉफिट था। लेकिन प्रॉफिट ये तब होता जब इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिकवर हो गई होती। भाई 5 CR का तो बंदे ने डेटा सेंटर ही लगाया था, 70 लाख रुपए कमाए उसमें से।
तो अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि इसने एग्रीमेंट फिनिश कर दिया, इसने बोला भाई मुझे आपकी सर्विस पसंद नहीं आई, तो इसने एग्रीमेंट फिनिश कर दिया। अब जब एग्रीमेंट फिनिश हो गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, दूसरा क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा। अब जरूरी तो नहीं है कि भाई बिजनेस में दूसरा क्लाइंट मिल ही जाए। आज के टाइम पे कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचता है तो वो 10 बार पहले क्या सोचता है, यही सोचता है बिजनेस चलेगा भी या नहीं चलेगा, राइट। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। तो इनका क्लाइंट गया, अब दूसरा क्लाइंट इनको कोई मिला नहीं, इन्होंने 5 CR में डेटा सेंटर सेटअप किया था। अब उसको ये जब रीसेल करेंगे, भाई आप कंप्यूटर खरीद के लाए मार्केट से और आपने 1 महीने बाद बोला कि मैं अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, आपने खरीदा 50,000 का, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 30,000 40,000, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, 10,000 का, फिर भी लॉस हुआ। तो इन्होंने 5 CR का डेटा सेंटर सेटअप किया। मैक्स टू मैक्स इनकी जो रीसेल वैल्यू होगी 3.5 CR रिटर्न मिल गई इनको। क्या हुई सर, 3.5 CR की वैल्यू इनको रिटर्न मिल गई, फिर भी 1 CR का लॉस हुआ। अब उस 1.5 CR में से 70 लाख इन्होंने प्रॉफिट निकाला, तब भी इनको 80 लाख रुपीज का लॉस। क्या हुआ, 80 लाख का फिर भी कंपनी को लॉस हुआ। तो इस कंपनी ने इस लॉस को देखते हुए फिर बोला कि यार कुछ और अल्टरनेट सॉल्यूशन देखना चाहिए। तभी मार्केट में क्या हुआ कि बड़ी बड़ी टीम्स बैठी होती, बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च बैठे होते हैं, उन्होंने बोला कि यार ये सब प्रॉब्लम को खत्म किया जाए। फिर उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े वेंडर्स बुलाए मार्केट से, जिनमें से कौन आया आपका, AWS क्लाउड आया, अजोर क्लाउड आया। सबसे पहले AWS आया था, बाद में अजोर आया, फिर उसका GCP क्लाउड आया, अलीबाबा आया, सेल्सफोर्स, और ऐसे मार्केट में ना जाने कितने 200 से 300 टू 300 क्लाउड प्रोवाइडर जो कि बहुत फेमस हो चुके हैं। बाकी और टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो 1000 से ऊपर है। तो 200 से 300 क्लाउड प्रोवाइडर अवेलेबल हो गए। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भाई साहब ये सब समस्याएं हम आपकी खत्म कर देंगे, आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इन्होंने बोला आप क्या सॉल्यूशन दोगे, इन्होंने बोला जो भी डेटा सेंटर होगा उसको हम अपने लोकेशन पे सेटअप करेंगे। क्या करेंगे, उस डेटा सेंटर को हम अपने लोकेशन पे सेटअप करेंगे, और उस डेटा सेंटर में आपको कोई काम नहीं करना है। हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, चूहा केबल काट देता है, पावर चला जाता है, AC हीटिंग करने लगता, कुछ भी प्रॉब्लम होगी सारी के सारी 100% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम आपको 99.99% क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। 99.99 अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि अगर आप हमारी सर्विस को 100 दिन यूज कर रहे हो, उस 100 दिन में से ओनली 15 मिनट या 20 मिनट का आपको डाउन टाइम देखने को मिल सकता है, वो भी बहुत रेयर केस में। किसने बोला, AWS वाले ने बोला, अजोर वाले ने बोला। तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, वो तो बाकी आप अमाउंट वगैरह क्या कैसा चार्ज करोगे। तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल हैं, जो कि अपन ने क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, IaaS, PaaS, SaaS, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। तो इन्होंने बोला हमारे पास 3 मॉडल अवेलेबल है, आप कौन सा मॉडल यूज़ करोगे उसके हिसाब से चार्जेस होंगे, प्लस सभी सर्विस के अलग अलग चार्जेस होंगे। स्टोरेज सर्विस का अलग चार्ज होगा, कंप्यूट सर्विस का अलग चार्ज होगा, उसके बाद सर्वरलेस सर्विस का अलग चार्ज होगा, बैकअप वाली सर्विसेज हैं उनका अलग चार्ज होगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बोला कि आप जो सर्विस लोगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, आपसे चार्ज किए जाएंगे। इन्होंने बोला ठीक है। तो कंपनियों ने क्या किया सर, धीरे धीरे मूव हो गई कहाँ पर, क्लाउड पर। चलो ये तो एक इनकी मॉडर्न नहीं, क्या बोलेंगे, एंशिएंट प्रॉब्लम, जो पुरानी प्रॉब्लम थी वो फिनिश हो गई, क्लाउड पे मूव हो गए लोगों ने। अब प्रॉब्लम क्या आई, कंपनी ने बोला प्रॉफिट कम होता है। कंपनी ने क्या बोला सर, प्रॉफिट कम होता है। तो इन्होंने बोला कि प्रॉफिट कम होता है तो हमें कुछ और अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि आपका जो भी एप्लीकेशन रन होता था, जैसे यहाँ पर ऑन प्रीमाइज जब डेटा सेंटर इन्होंने लगाया तो कई बार क्या होता था, जैसे इन्होंने 2 रैक को मर्ज किया। क्या किया सर, इन्होंने 2 रैक को मर्ज कर दिया। तो यहाँ पर हम रैक का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम यहाँ पर सिस्टम का एग्जाम्पल लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि एक सिस्टम लेके आए जिसका साइज हो गया इनका 32 GB का। कितना हो गया सर, 32 GB का, राइट। अब ये 32 GB का जब आपका रैम वगैरह लेके आगे सेटअप किया, और उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारा हार्डवेयर बेस्ड हो रहा है। हार्डवेयर क्यों बेस्ड हो रहा है, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन चल रहा है वो ओनली 4 GB का स्पेस ले रहा है। क्या बोला इन्होंने कि ओनली 4 GB का स्पेस ले रहा है, फिर भी हमारे पास 28 GB का स्टोरेज वेस्ट आ रहा है।
तो इन्होंने क्या बोला, वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी यूज करने लगे। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने डॉकर में पढ़ा। क्या किया सर? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने डॉकर में पढ़ा कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कैसे किया जाता है और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन करने से इनके पास क्या एडवांटेज हुए। लेकिन फिर भी इनके दिमाग में एक दिक्कत आई। इन्होंने बोला कि जब हम हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी। जैसे ये आपका 32 GB का हो गया, आपने इसको सपोज 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। एक ओएस के अंदर दूसरा ओएस आपने रन कर लिया। अब दोनों को आप कितना स्पेस असाइन करोगे उज्जवल जी, अभिषेक सर एंड अतीक सर एंड हरीश जी? सर क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला कि इन्होंने एक हार्डवेयर लेके आए मार्केट से जिसका साइज है 32 GB का, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हमारा स्टोरेज वेस्ट जा रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉल कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड किया। तो इक्वली डिवाइड करेंगे, तो 32 GB का हार्डवेयर था तो दोनों को कितना असाइन करेंगे, 16 GB, राइट। 16 दो चाहिए। हाँ, 2 चाहिए, 4 चाहिए होगा तो आप 8-8 GB का ले लोगे, राइट। तो इन्होंने क्या किया, 16 GB का हार्डवेयर डिवाइड कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई, जरा ध्यान से देखना। अब इन्होंने बोला कि अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, कौन से, मेन ओएस में, तो इसका साइज कम से कम हमें 15 GB का देना पड़ेगा। कितना, 15 GB। तो ये रैम की बात हो रही है आपकी, और मैं जो स्पेस बात कर रहा हूँ वो स्टोरेज की, राइट। तो 15 GB का स्टोरेज ये ले जाएगा आपका सिस्टम। सेम चीज़ यहाँ पर अगर आप लिनक्स का करते हो 30 GB का ये ले जाएगा। तो देखा जाए तो आपका हार्डवेयर जो है बर्बाद हो रहा है। क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका जो, एक सेकेंड रुकिएगा, सॉरी, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर हार्डवेयर इनका वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना सर, वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे सिस्टम में यहाँ पर कई ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिनका मैं यूज़ नहीं करता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये कैमरा, इसका मैंने कभी आज तक यूज़ नहीं किया। क्लॉक है, ये सब क्या अननेसेसरी सॉफ्टवेयर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, आपके सिस्टम का स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो ये फालतू स्पेस ले जाते हैं। हमें हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए ओनली 100 MB का बाइनरी चाहिए, राइट। एग्जाम्पल दिया मैंने, लेकिन ये क्या हो रहा है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है 15 GB का। तो ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में इनका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन लेके आओ। क्या लेके आइए, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। सर जब हमारे पास डॉकर था तो हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी, वो भी थोड़ा बताइएगा ना। अभी सारा बताऊंगा, अभी इतना तो समझ में आया ना, ठीक है। तो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आया मार्केट में। अब कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके ये जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, 4 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं ना आप एक पूरे हार्डवेयर पे, अब इसको करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करिए, आप अपने सिस्टम के ऊपर, ये आपका एक सिस्टम हो गया, इस सिस्टम पे आप डालिए डॉकर का पैकेज। डॉकर मैं नहीं बोलूँगा, कंटेनर बोलूँगा, ठीक है। डॉकर बोलना मतलब कंपनी को बोलना, क्योंकि डॉकर क्या है, एक कंपनी है, और कंटेनर क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। बात आई समझ में? तो यहाँ पर क्या है, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, जैसे लिनक्स भी खुद का कंटेनर प्रोवाइड करवाता है, इसी तरीके से मार्केट में एक पॉडमैन करके भी आता है, उसी तरीके से डॉकर भी अवेलेबल है। बट डॉकर क्या है, मार्केट में फेमस ज़्यादा है, तो इसलिए लोग डॉकर डॉकर चिल्लाते हैं। एक्चुअल में मार्केट में कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। इन्होंने क्या बोला कि हम, आपका जो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन होता है उसमें आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालना। आप क्या करिए, लाइट वेट इमेज क्रिएट करिए, खुद क्रिएट करिए, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद से एक लाइट वेट इमेज क्रिएट करिए। कौन सी इमेज, डॉकर कंटेनर की इमेज, ठीक है। तो डॉकर इमेज बोलेंगे, कंटेनर भी नहीं बोलेंगे, कंटेनर तो बाद में बनता है। तो डॉकर इमेज क्रिएट किया आपने। अब डॉकर इमेज में आपने वो चीज़ें डिफाइन कर दी जो जो आपको रिक्वायर्ड होती थी, राइट। अपन ने देखा सारा कुछ, LSP, WD, CD, दुनिया भर का जो भी एंट्री पॉइंट वगैरह जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी, सब चीज़ें अपन ने डिफाइन कर दिया, राइट। तो ये चीज़ें अपन ने कर दिया डिफाइन कहाँ पर, डॉकर इमेज में। अब डॉकर, फिर मैंने गलत बोला, डॉकर फाइल में। अब जब डॉकर फाइल में ये सारी चीज़ें अपन ने डिफाइन करी, तो डॉकर फाइल का यूज़ करके अपन ने क्या किया, डॉकर इमेज क्रिएट कर लिया। क्या किया,
डॉकर इमेज क्रिएट किया। अब जब आपके पास डॉकर इमेज क्रिएट हो गई भाई साहब, क्या हो गई, डॉकर इमेज क्रिएट हो गई, फिर आपने जाके डॉकर कंटेनर क्रिएट कर लिया, राइट। तो ये एक पूरा प्रोसेस था। तो ऐसे ही यहाँ पर आपके पास जब कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आया तो आपने क्या किया, इसमें छोटे छोटे कंटेनर्स बना लिए। क्या किए सर, आपने कंटेनर्स बना लिए, राइट। ये आपका कंटेनर हो गया, ये भी कंटेनर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने कंटेनर क्रिएट कर लिए, समझ में आए। तो ये आपका एक हार्डवेयर के ऊपर आपने इतने सारे कंटेनर्स बना लिए। अब बात आई सर इन कंटेनर को क्रिएट करने का एडवांटेज क्या हुआ। तो सपोज आपने एक एप्लीकेशन बनाया क्लाउड विद विवेक के नाम से। क्या किया सर, आपने क्लाउड विद विवेक के नाम से आपने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया और उस एप्लीकेशन को आपको टेस्टिंग करना है, क्योंकि क्लाउड विद विवेक के जो यूज़र होंगे वो एंड्रॉयड भी यूज़ कर रहे होंगे, विंडोज़ भी यूज़ कर रहे होंगे, लिनक्स भी यूज़ करेंगे, मैक भी यूज़ करेंगे, और जो भी दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम है सब यूज़ करेंगे, राइट। तो इन्होंने क्या बोला, क्लाउड विद विवेक का जो एप्लीकेशन बनेगा वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन एप्लीकेशन जब बना तो इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी पहले। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए आपको पहले एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें आप टेस्ट कर सको कि एंड्रॉयड लेवल पे ये सही तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आप लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे। लिनक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट के आपके जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आप उन पे यूज़ करेंगे, जैसे उबंटू हो गया, रेडेट हो गया, सूजे हो गया, फेडोरा, इन सब पे आप करोगे। तो लिनक्स पे आपने किया, उसके बाद मैक पे करेंगे, फिर विंडोज़ पे करेंगे। तो आप इन सब पे टेस्टिंग करेंगे। तो अब देखिए कि अगर यहाँ पर ये होता तो क्या है, आपका एप्लीकेशन का साइज ओनली 4 MB है। अब आप यहाँ पर क्या करो भाई साहब, 30 GB का तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस ले जा रहा था, तो ये बेस्ट था। तो यहाँ पर बर्बाद हो रहा था आपका स्पेस, वेस्ट हो रहा था, राइट। तो आपने क्या बोला कि इसको हम टेस्टिंग करने के लिए कंटेनर पे रन करेंगे। तो आपने एक कंटेनर बनाया, कौन सा भाई साहब, एंड्रॉयड वाला। दूसरा कंटेनर बना लिया आपने लिनक्स का। तीसरा कंटेनर आपने बना लिया मैक का। और चौथा कंटेनर आपने बना लिया विंडोज़ का। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अलग अलग टाइप के कंटेनर्स क्रिएट कर लिए। अब इन कंटेनर को आपने क्या किया, जो इमेज डाली इसमें डॉकर इमेज डाली है आपने, वो इमेज आपने एक एंड्रॉयड वाली लिखी थी, एक आपने विंडोज़ वाली लिखी हुई है, एक मैक वाली और एक लिनक्स वाली। तो आपने इस पर टेस्टिंग किया तो आपका पूरा का पूरा स्पेस बच गया। बात आई समझ में। तो कंटेनर आने से ये एडवांटेज हुआ। अब बात आती है कि सर कंटेनर तो आ गया मार्केट में, लेकिन यहाँ पर फिर कुबरनेटिस की रिक्वायरमेंट क्या हुई, राइट। तो क्या हुआ कि आपका कंटेनर जब मार्केट में आया तो इतने सारे कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम होने लगी। भाई AWS क्लाउड की अगर मैं बात करूं, AWS क्लाउड के अंदर आपका जो ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट आया, लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट आया, वो किस लिए आया, आपके EC2 इंस्टांस को हैंडल करने के लिए। किस लिए आया सर, आपके EC2 इंस्टांस को हैंडल करने के लिए आया, राइट। तो आपने क्या किया, EC2 इंस्टांस को मैनेज करने के लिए आपने लोड बैलेंसर लगा दिया, ऑटो स्केलिंग लगा दी। क्या करते हैं ये लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग, एक बार बताएंगे आप सभी लोग। सर लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है और ऑटो स्केलिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों नहीं, दोनों नहीं करेगा, वर्टिकल वर्टिकल नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल ही करेगा। अगर एक हमारे विंडोज मशीन है, अगर हम चाहते हैं 5 हो तो ऑटो स्केलिंग 5 भी करेगा, 25 भी कर देगा, 100 भी कर देगा, 5 हो गया है। जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल स्ट्रीमिंग हो रहा हो तो हमें ज्यादा सर्वर चाहिए होते हैं, तो अगर लोड ज्यादा आएगा, ट्रैफिक जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से स्केलिंग करेगा वो। और जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी हम स्केलिंग कर सकते हैं तो वो वापस वो शेयरिंग पहुंचाएगा, वापस अपने नॉर्मल सर्वर पे आ जाएगा। गुड, तो ये कॉन्सेप्ट चलिए। तो लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा ये बताइए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग में क्या डिफरेंस होता है। आप लोगों का रिवीजन भी होता चलेगा साथ में, ठीक है। थोड़ा सेशन लंबा होगा बट चीज़ें रिपीट भी हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। तो बताइए क्या डिफरेंस होता है। वर्टिकल स्केल तो सर ये है ना, कैसे हमारे पास रैम है 8 GB, हमने 24 करनी है, 26 करनी है या 1 TB करनी है। अगर हम सीधा जा रहे हैं यानी कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को बीफ अप करते जा रहे हैं, हार्ड डिस्क है 10 GB 20 GB की, 1 TB 3 TB, तो इसकी एक लिमिट है वर्टिकल स्केलिंग की। हॉरिजॉन्टल की कोई लिमिट नहीं है।
ये अगर हमारे पास हम चाहें कि हमारी विंडोज की मशीन है 8 GB की, हम चाह रहे 50 मशीन हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल में 50 मशीन मिल जाएगी इसी तरीके से। तो वर्टिकल जो स्केलिंग है उसकी बाउंड्री होती है, इसकी लिमिट होती है, हॉरिजॉन्टल की लिमिट नहीं है सर। मेरा ये कॉन्सेप्ट है सर। आगे आपको इनपुट देते हैं अपना। बिल्कुल राइट। तो जो वर्टिकल स्केलिंग होती है उसमें क्या होता है गाइज, अपना EC2 इंस्टांस हो गया या फिर जो भी आपका सर्वर हो गया, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज होते हैं। बात आ गई समझ में, सिंपल सी डेफिनेशन। नंबर ऑफ EC2 बन जाते हैं। हाँ, Yes, नंबर yes, yes. EC2 हाँ, हो, सर। EC2 भी बोल सकते हो या सर्वर बोल सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका बंदा या फिर जो भी है वो AWS क्लाउड ही यूज कर रहा हो, है ना। तो इसलिए EC2 बोलना परफेक्ट नहीं, सर्वर बोल सकते हो आप, क्योंकि हो सकता है बंदा अजोर क्लाउड यूज कर रहा हो तो वहां पर वो VM बोलेगा, राइट। एक इसकी बेस्ट डेफिनेशन यही है कि नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज होते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में, और सर्वर की कैपेसिटी इंक्रीज होती है वर्टिकल स्केलिंग में, राइट। चलिए, तो ये तो था अपना एक जस्ट सर ये जो इन्होंने कहा कि उसकी लिमिट एक होती है वर्टिकल में, हाँ। तो वो लिमिट कैसे, तो लिमिट तो इसमें भी हो सकती है, नहीं। हॉरिजॉन्टल कितने नोड्स बनाने हैं वो तो हम डिफरेंट। नहीं दोनों नहीं, में एक सेकेंड। हाँ देखो, जैसे इन्होंने बोला अतीक जी ने कि आपका किसमें वर्टिकल स्केलिंग में लिमिट होती है। अब लिमिट कैसे होती है ध्यान से समझना। ये सपोज मेरा फिजिकल सर्वर है, क्या सर, ये मेरा फिजिकल सर्वर है। अब इस फिजिकल सर्वर में मेरे पास रैम लगाने के लिए 2 ही स्लॉट अवेलेबल हैं। कितने? रैम के 2 ही स्लॉट अवेलेबल हैं। तो मेरे पास जो रैम है उसके 2 स्लॉट अवेलेबल है। मैक्सिमम एक रैम, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट एक मैंने एग्जांपल लिया कि अगर 16 GB की रैम आती है, 32 की आती होगी, ठीक है, तो 32 GB की एक रैम लगाई आपने, दूसरी रैम लगा दी आपने 32 GB की, टोटल आपके पास 64 GB का रैम ही हुआ, राइट। तो ये हो गया। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कितने लैपटॉप खरीद सकते हो, कोई लिमिट नहीं, जितने पैसे उतने खरीद सकते हो, राइट। तो यहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट ये था। अब यही चीज अगर क्लाउड में बात करें कि सर हम तो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं, हम इसको ऑन प्रीमाइज में क्यों बोले, तो अगर मैं अगर मैं बात करूं क्लाउड में भी क्या है कि एक नंबर ऑफ लिमिट है इनके पास कि रैम कितनी है ना। जैसे अगर आप टाइप ऑफ इंस्टांस में जाओगे T2.micro, T3.micro, C4, C5, तो यहाँ पर भी क्या है कि एक नंबर ऑफ लिमिट है कि आप इतने स्पेसिफिक साइज का ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा का आपको चाहिए तो नहीं मिल पाएगा, राइट। क्योंकि उन्होंने भी अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगरेशन किया होगा बैकएंड में, तो वो भी एक लिमिट है। लेकिन नंबर ऑफ EC2 इंस्टांस की लिमिट नहीं है। आप 100 क्रिएट कर लो, 500 क्रिएट कर लो, क्योंकि वो तो प्रोवाइड कर रहे हैं इतने बड़े मार्केट को। बात आ गई समझ में। तो इसलिए यहां पर जो है तो आपके वर्टिकल स्केलिंग में लिमिट है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में लिमिट नहीं है। समझ में आ गया सभी को? इसी बात के तो क्लाउड प्रोवाइडर पैसे ले रहा था आप इसके और जो स्केलिंग कर रहे हैं इसी के तो पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल राइट। तो समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया क्लाउड टेक्नोलॉजी पे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ भाई साहब, आपका कंटेनर बेस्ड। अब इन कंटेनर को कौन मैनेज करेगा? तो कंटेनर को मैनेज करने के लिए डॉकर वालों ने बोला भाई साहब हमारा डॉकर स्वार्म अवेलेबल है मार्केट में, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं और जरूरत भी नहीं इसकी, ठीक है। तो डॉकर स्वार्म का कॉन्सेप्ट ये लेके आए मार्केट में, लेकिन ये क्या था, उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसके अंदर आपकी जो छोटी छोटी लाइक क्या बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज थी, जो कंपोनेंट्स थे, वो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो देखा जाए तो आपकी ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर और भी जो कॉन्सेप्ट थे आपके, वो सब डॉकर के अंदर, डॉकर स्वार्म के अंदर इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे कुबरनेटिस ने प्रोवाइड किए। यही कारण था कि मार्केट से डॉकर स्वार्म खत्म हो गया और कुबरनेटिस आ गया। अभी इतनी बात आई समझ में। अभी फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कुबरनेटिस क्या क्या काम करता है, क्या रोल्स होते हैं कुबरनेटिस के, सारी चीजें। बस अभी इतना समझ में आया क्या कि डॉकर स्वार्म ने क्या फीचर दिए थे और मार्केट ने कुबरनेटिस को उसको क्यों रिप्लेस कर दिया। इतना क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, डाउट यहाँ तक? सर डॉकर स्वार्म के फीचर्स क्या थे, ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करें सर। डॉकर स्वार्म क्या करता था, आपके कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए यूजफुल होता था। लेकिन जो नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स होते थे, अगर मुझे क्या बोला गया कि 100 कंटेनर्स को एक ही नेटवर्क पे क्रिएट करना है और पूरे के पूरे
जो क्या बोलते हैं आपके कंटेनर्स हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि इंटरनल ट्रैफिक से अलाउ हो, एक्सटर्नल ट्रैफिक से अलाउ ना हो। तो इस टाइप के जो टास्क होते थे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे डॉकर स्वैम्प में। पॉसिबल था बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे। लेकिन वही चीज कुबरनेटिस ने क्या किया, मार्केट में आया और कुबरनेटिस ने उसी चीजों को आसान बना दिया। अच्छा अच्छा, ओनली सर नेटवर्किंग की वजह से और भी और भी बहुत सारे फीचर्स थे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो उन चीजों को उन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2012-13 की बात है, मुझे आइडिया नहीं है आउट ऑफ कंट्री का, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। तो 2012-13 में नोकिया ने अपना एंड्रॉइड फोन निकाला था। यस और ना उज्जवल जी, अगर आपको आइडिया होगा तो, मैं तो छोटा था उस टाइम पे। यस 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 यस। तो हाँ हाँ। नोकिया ने क्या किया, अपना एंड्रॉइड फोन निकाला, लेकिन उसमें क्या हुआ, उतने अच्छे इंप्लीमेंटेशन नहीं आए। आज के टाइम पे मार्केट में इंडिया में बात करूं अगर, तो ओप्पो, वीवो, वन प्लस, आईफोन, ये 4 फोन और एक सैमसंग, ये 4-5 कंपनी के ही फोन पॉपुलर हैं। क्यों चलते है? हैं। हाँ क्यों है, क्योंकि इन्होंने फीचर्स अच्छे प्रोवाइड किए, टाइम टू टाइम अपडेट दिए। लेकिन नोकिया ने इन सब से, ना मार्केट में ओप्पो था ना वीवो था, और इवन उस टाइम पे सैमसंग का भी एंड्रॉइड फोन उतना अच्छा नहीं आता था जितना अच्छा नोकिया ने दिया था उस टाइम पे। उस लेवल पे नोकिया अच्छा था, लेकिन नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो मार्केट से रिप्लेस हो गया। सेम चीज यहाँ पर भी होगा कि डॉकर स्वैम्प से काम हो रहा था, बट उतने अच्छे और उतनी आसान चीजों को नहीं बना पाया, इसलिए मार्केट में कुबरनेटिस ने उसको रिप्लेस कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पर कुबरनेटिस ने ये किया। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि कुबरनेटिस की जरूरत क्या होती है। देखिए, तो सबसे पहले तो ये समझो कि कुबरनेटिस एक्चुअल में है क्या, फिर बात करेंगे कुबरनेटिस की जरूरत क्यों पड़ी और क्या क्या किया इसने। चलिए ठीक है। तो कुबरनेटिस जो है वो एक आपका ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल का मतलब क्या होता है, कंटेनर्स को मैनेज करने का टूल है। बात आ गई समझ में? जो क्या करता है, मल्टीपल कंटेनर को मैनेज करने के लिए यूजफुल होता है। और ये जो आपका कुबरनेटिस था, इसको गूगल ने डेवलप किया था और बाद में क्या किया इन्होंने, दूसरे को दे दिया। तो अभी जो कुबरनेटिस को मैनेज कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन है CNCF, दैट इज क्या, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, ये मेंटेन करती है। अगर आपके पास 1000 कंटेनर है और उसको मैनुअली मैनेज करना हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसके लिए क्या हुआ, कुबरनेटिस ने ऑटोमेशन का ऑप्शन प्रोवाइड किया, जो कि ऑटो स्केलिंग हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, मॉनिटरिंग हो गई, नेटवर्किंग हो गया। जो भी ऑप्शन आपने क्लाउड में देखा, क्या किया, जो भी ऑप्शन ने क्लाउड में देखा आपने EC2 इंस्टांस को मैनेज करने का, वो सब फीचर ला के दे दिया कुबरनेटिस ने कंटेनर के लिए। इसीलिए मार्केट में कुबरनेटिस आ गया। बात आ गई समझ में? इतना क्लियर है, यस और नो? जी सर, ये जिस कंपनी को दिया सर, ये हाँ। ये आपने कहा ये गूगल ने जिस कंपनी को दिया, तो सर ये ओपन स्टैंडर्ड है ये, या ओपन, या वो ओपन स्टैंडर्ड ओपन है। है? हाँ ओपन सोर्स है अभी, ठीक है। सर, अब डेवलप उसके, जो है, हाँ बोलिए। गूगल ने की है ना, हाँ, लेकिन CNCF ने क्या किया उसको? गूगल ने बाद में उसको हैंड ओवर कर दिया। गूगल ने अपना खुद दूसरा डेवलप कर लिया है, अच्छा अभी GKE के नाम से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने डेवलप कर लिया। अब उसके बाद कुबरनेटिस की जरूरत क्यों पड़ी, ये चीज भी थोड़ा समझते हैं। अभी तो हमने कुबरनेटिस की जो फंक्शनैलिटी है वो समझा कि भाई आपके पास अगर हजारों कंटेनर है, उसमें डिप्लॉयमेंट करना है, कुछ भी चीजें करनी है, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी, चीजें क्रिटिकल हो जाती थी। तो उनको हैंडल करने के लिए कुबरनेटिस आ गया। लेकिन कुबरनेटिस की ही जरूरत क्यों पड़ी, ये चीज समझते हैं अपन। तो एक लाइन है, थोड़ा सा समझना ध्यान से। मोनोलिथिक से लेकर माइक्रो सर्विसेज तक का सफर जो था, जो जर्नी ऑफ मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विसेज थी, वो कुछ इस तरीके की थी कि पहले एप्लीकेशन क्या होता था, मोनोलिथिक होते थे, जिसमें क्या होता था, हर एक फीचर एक ही ऐप में होता था। क्या होता था, जो भी आपके फीचर होते थे, सारे फीचर, एक सेकेंड रुकना थोड़ा सा। तो मैंने क्या बोला, मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विसेज तक, राइट। तो पहले क्या होता था, जो भी आपके एप्लीकेशन होते थे वो मोनोलिथिक होते थे, जिसमें क्या होता था कि एक जो भी आपके हर एक फीचर होते थे, सारे फीचर्स होते थे, वो सब क्या होता था, एक ही ऐप के अंदर होता था। एग्जाम्पल समझो, सपोज दैट आपने कुछ डिप्लॉयमेंट वगैरह किया, तो ये आपका एक कंटेनर हो गया, राइट। एक्चुअल में ये कंटेनर नहीं है, ये आपका क्या है, मोनोलिथिक है। तो इसमें क्या हुआ भाई साहब, सारे फीचर इसी के अंदर आ गए, जो भी फीचर्स हो गए आपके सब इसी के अंदर आ गए। लेकिन अब माइक्रो सर्विसेज का जो आर्किटेक्चर आया मार्केट में,
उसने क्या किया कि आपकी जितनी भी सर्विस होती हैं, क्या होती है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसने सभी को अलग कर दिया। अगर मैं एग्जांपल लूँ, नेटवर्क की सर्विस आपको अलग रखनी है, आप अलग कंटेनर में रख लो। स्टोरेज की सर्विस आपको अलग रखनी है, आप अलग कंटेनर में रख लीजिए। ऐसे जो भी जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट हो गया, वो सब चीज़ें आप क्या कर सकते हो भाई साहब, अलग अलग कंटेनर के अंदर अलग अलग स्टोर करवा के रख सकते हो। तो वही आपका जो माइक्रो सर्विसेज का मतलब होता है वो यही है कि आपके एक कंटेनर पे एक सर्विस का काम हो रहा है, दूसरे कंटेनर पे दूसरी सर्विस। तो मान लीजिए कि मुझे एक पूरा एप्लीकेशन रन करना है, तो उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए मुझे ये इतना बड़ा एक क्या करना पड़ेगा सर, क्रिएट करना पड़ेगा पॉड। इस पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर, अब पॉड वगैरह अभी मत समझो, पॉड आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पॉड बनाया आपने, पॉड के अंदर ये आपने कंटेनर्स बना दिए और सभी कंटेनर के अंदर आपने अलग अलग सर्विसेज रख दी। बट जितने भी कंटेनर चल रहे हैं ये सब क्या है, एक ही एप्लीकेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग कंटेनर वर्क हो रहा है। बात आ गई समझ में यहाँ तक? क्लियर हुआ? तो इस वजह से मार्केट में जो है तो माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ। पहले माइक्रो सर्विस से पहले जो सर्विस यूज होती थी, जो कॉन्सेप्ट यूज होता था, उसे हम लोग मोनोलिथिक बोलते थे। बात आई समझ में? अब बात करते हैं थोड़ा सा कुबरनेटिस आर्किटेक्चर के बारे में। तो कुबरनेटिस का जो आर्किटेक्चर होता है उसके पास दो मेनली नोड होते हैं, जो कि एक होता है मास्टर नोड, दूसरा होता है वर्कर नोड। क्या होते हैं सर? दो कॉन्सेप्ट आते हैं कुबरनेटिस के पास, एक होता है मास्टर नोड, दूसरा होता है वर्कर नोड। अब बात आती है सर क्या ये सिंगल सिंगल होते हैं? नहीं, इंडस्ट्री के अंदर भाई साहब आपके मल्टीपल वर्कर नोड होते हैं, मल्टीपल मास्टर। आवाज मुझे नहीं आ रही कि सभी को नहीं आ रही है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? मुझे भी नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है। सॉरी मैंने म्यूट कर दिया, एक बार डबल से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक। तो मोनोलिथिक में क्या होता था कि जैसे आपके पास ये एक कोई कंटेनर तो नहीं बोलूँगा मैं, एक सर्वर हो गया, इस सर्वर के अंदर उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते थे, जो भी सर्विसेज होती थी, सब एक में ही रख दिया गया, राइट। तो अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आई, जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग का क्या बोलते हैं, बैंकिंग का ट्रांजैक्शन ले लो। बैंकिंग के अंदर किस किस टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं भाई साहब? पहला होता है डेबिट का ऑप्शन, दूसरा होता है क्रेडिट का। डेबिट मतलब विड्रॉ करना, क्रेडिट मतलब डिपॉजिट करना। उसके बाद आप बैलेंस भी चेक कर सकते हो अपने बैंक का, राइट। तो ये हो गया। तो अब मान लीजिए ये पहले जब मोनोलिथिक एप्लीकेशन हुआ करता था, तो मोनोलिथिक में क्या हुआ, इसी में डेबिट का काम हो रहा है, इसी में क्रेडिट का काम हो रहा है, इसी में बैलेंस चेक का काम हो रहा है। तो खुदा ना खास्ता मान लीजिए ये सर्वर डाउन हो गया, तो क्या हुआ, ये जो आपका सर्वर है इसमें कोई दिक्कत आ गई, मेंटेनेंस पे चल रहा है, तो डेबिट का ऑप्शन भी बंद हो गया, क्रेडिट का ऑप्शन भी बंद हो गया और बैलेंस चेक तीनों डाउन हो गए। लेकिन जब कंटेनर आया मार्केट में, इन्होंने क्या बोला, एक कंटेनर पे हम डेबिट वाला फीचर जो है एप्लीकेशन का वो रन करेंगे, दूसरे में हम क्रेडिट वाले का फीचर रन करेंगे, तीसरे वाले में हम क्या करेंगे, बैलेंस चेक का ऑप्शन प्रोवाइड करवा देंगे। तो इससे एडवांटेज क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमारा क्या हुआ, एक कंटेनर डाउन भी हुआ तो बाकी के कंटेनर्स तो रन हो रहे हैं, तो डेबिट का काम, क्रेडिट का काम, बैलेंस चेक का काम सब एक साथ बंद नहीं होगा। मान लीजिए आपका जो है तो यहाँ पर बैलेंस चेक का सर्वर या बैलेंस चेक का जो आपका कंटेनर है ये क्रैश हो गया या कोई दिक्कत आ गई, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो आपका डेबिट और क्रेडिट का काम तो हो रहा है। और आप लोगों ने ये फेस भी किया होगा कि भाई साहब बहुत बार ऐसा होता है कि आपका डेबिट क्रेडिट का काम होता है, बैलेंस चेक नहीं होता है। कई बार होता है बैलेंस चेक हो जाता है बट डेबिट क्रेडिट नहीं हो पाता, कई बार होता है ओनली क्रेडिट होता है, अकाउंट में डेबिट नहीं हो पाता। तो इस टाइप के जो है तो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते थे पहले, कब, जब आपके पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता था एप्लीकेशन का। लेकिन अभी क्या आ गया, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आ गया। तो माइक्रो सर्विसेज में ये आपका एडवांटेज हुआ। बात आ गई सभी को समझ में? चलिए अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था किसके, मास्टर नोड और वर्कर नोड के बारे में, राइट। तो आपके पास एक मास्टर नोड होगा, एक वर्कर नोड होगा, ये अभी मैंने सिर्फ बोला। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, एक मास्टर नोड कभी काम नहीं करता, ना एक वर्कर नोड काम करता है, ठीक है। मल्टीपल मास्टर नोड होते हैं, मल्टीपल वर्कर नोड होते हैं, डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के साइज के ऊपर। जैसे अभी मैं बात करूं, अभी हमारी कंपनी में जो आर्किटेक्चर चल रहा है,
तो आपके पास मास्टर नोड और वर्कर नोड होते हैं, ठीक है। मास्टर नोड के अंदर हमारे पास 5 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एपीआई सर्वर होता है, शेड्यूलर होता है, कंट्रोलर होता है और ईटीसीडी डेटाबेस होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में कल बताऊंगा, उसके आगे करेंगे। अभी बात करते हैं कि ये तो आपका था कि भाई कुबरनेटिस क्या है, कुबरनेटिस के क्या एडवांटेज होते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा कि ये आपके जो मास्टर नोड वर्कर नोड है ये तो अलग बात हो गई। टाइप्स ऑफ कुबरनेटिस कितने होते हैं ये चीज़ पढ़ना है आपको पहले, ठीक है। टाइप्स ऑफ कुबरनेटिस, सबसे पहला आता है भाई साहब EKS, ठीक है, इलास्टिक कुबरनेटिस। दूसरा आता है AKS, अज़ोर कुबरनेटिस। तीसरा आता है GKE, गूगल कुबरनेटिस। इसके बाद आपका जो ओपन सोर्स है वो तो है ही, बात आ रही समझ में। तो ये आपके कुबरनेटिस होते हैं। अब बात आती है कि सर इनमें क्या डिफरेंस होता है। कुछ नहीं, आपका जो EKS कुबरनेटिस है भाई साहब वो बना बनाया सब कुछ रेडी रहता है, जो कि आपकी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है कौन, कुबरनेटिस सॉरी AWS वाला। सेम चीज़ अज़ोर वाला है, अज़ोर कुबरनेटिस प्रोवाइड करवा रहा है। गूगल क्लाउड वाला गूगल क्लाउड कुबरनेटिस प्रोवाइड करवा रहा है। ऐसे मार्केट में और भी क्लाउड प्रोवाइडर वो भी अपना कुबरनेटिस प्रोवाइड करवा रहे हैं। समझ में आए। कारण क्या होता है, ये लोग मार्केट में कंपटीशन देखते हैं। जैसे AWS क्लाउड वाले ने मार्केट में पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया था, राइट। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें अपडेट होते गई। मैंने आपको बताया सारा कुछ कि भाई पहले कैसे ऑन प्रीमाइज पे काम होता था, उसके बाद क्लाउड पे कैसे काम होता था, क्लाउड के बाद कैसे चीज़ें कंटेनर पे आई, कंटेनर से कैसे इन लोगों ने कुबरनेटिस को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो कुबरनेटिस पे जब इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो AWS वाले ने बोला यार कि बंदा कुबरनेटिस यूज़ कर रहा है और पैसे दूसरे को पे करेगा या खुद का सेटअप लगाएगा। तो इसने बोला कि एक काम करो, बंदे को बोला हम खुद प्रोवाइड करवा रहे हैं, किसी और के पास मत जाओ, हमारे पास ही करवा लो। तो उन्होंने मार्केट को कंपटीशन में देखते हुए लॉन्च कर दिया। फिर उसके बाद अज़ोर वालों ने भी कर दिया, गूगल वालों ने भी कर दिया। तो ये डिफरेंट टाइप के कुबरनेटिस होते हैं। इसमें से जो अभी हम पढ़ेंगे वो ओपन सोर्स कुबरनेटिस पढ़ने वाले हैं। इलास्टिक कुबरनेटिस, अज़ोर कुबरनेटिस, गूगल क्लाउड कुबरनेटिस अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत इनकी तब होती है जब अगर आप AWS DevOps पढ़ रहे हो तो आप EKS पढ़िए, ठीक है। नॉट ओनली EKS, AWS अपना खुद का ECS भी देता है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस भी देती है, ECR भी देता है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री भी देता है। तो AWS सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ऐसे ही अज़ोर वाला भी देता है, गूगल क्लाउड ओपन शिफ्ट भी कुछ होता है, ओपन शिफ्ट सर, ओपन शिफ्ट रेड हैट का पार्ट है, रेड हैट की सर्विस है, टेक्नोलॉजी है। वो क्या करता है आपका कि जो भी चीज़ें ऑटोमेशन वगैरह करनी हो तो आप ओपन शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने अपना अपना प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओपन सोर्स कुबरनेटिस के बारे में। बात आ गई सभी को समझ में? चलिए, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था ओनली। अब कल अपन इसके आगे, अभी इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा, इंट्रोडक्शन नहीं बोलेंगे उसको, अपन पार्ट्स बोलेंगे। तो कल अपन पढ़ेंगे कुबरनेटिस के कंपोनेंट। क्या पढ़ेंगे सर? कल अपन पढ़ने वाले हैं कुबरनेटिस के कंपोनेंट। वो क्या करता है आपका कंपोनेंट, उनके अलग अलग यूज केस होते हैं। तो वो कंपोनेंट्स आई थिंक मेरे पास रखे हुए हैं, नोट्स में भी हैं, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है आपको कुबरनेटिस का डायरेक्ट फोल्डर? नहीं होगा इसमें, दूसरे लैपटॉप में होगा, ऑफिस वाले में। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो अपन बात करेंगे वहाँ पर। तो इतना सभी को समझ में आया कि कुबरनेटिस मतलब ऑन प्रीमाइस से लेकर कुबरनेटिस तक की जर्नी क्या थी एप्लीकेशन की? चलिए, ठीक है। तो हैव अ गुड